कहते हैं हर किसी के अंदर एक राइटर लेखक छुपा होता है। बस फ़र्क ये होता है कि कुछ लोग उसको छपवाते हैं, पब्लिश करवाते हैं, कुछ लोग डायरी तक सीमित रह जाते हैं, कुछ लोग छोटी-छोटी कॉपियों में अपनी बातों को लिख कर वहीं तक सीमित रख देते हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग होते हैं जो उसको आगे ले जाते हैं, अपनी बातों को दुनिया से शेयर करते हैं। द मुदस्सिर टॉक शो के इस एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे युवा से जिन्होंने अपनी बातों को, अपने ख़यालों को, अपने ख्वाबों को दुनिया को नॉवेल का शक्ल दिया है और उनकी डेब्यू नॉवेल पब्लिश हो चुकी है। नॉवेल का नाम है टू फेस्ड। इसे लिखा है मिस्टर अबूज़र तबस्सुम ने। मिस्टर अबूज़र तबस्सुम की बुक लीडिंग बुक स्टोर्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ इसे आप अमेज़न पे भी पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं, वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं। बुक्स की काफ़ी हज़ारों कॉपियाँ बिक चुकी है, काफ़ी पॉपुलर हो रही हैं, उन्हें काफ़ी अच्छे फीडबैक मिल रहे हैं। द मुदस्सिर टॉक शो के इस एपिसोड में हमने उनसे बातें की हैं, उनसे जाना है कि राइटिंग फील्ड में अगर कोई अपना करियर बनाना चाहता है, कोई ऑथर बनना चाहता है, नॉवलिस्ट बनना चाहता है, तो कैसे वो प्रोसीड कर सकता है, किन किन बातों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए, किस तरह के उनको बहुमूल्य टिप्स चाहिए, ये सारी बातें हमने उनसे जाना है। तो चलिए द मुदस्सिर टॉक शो के इस एपिसोड में देखते हैं मिस्टर अबूज़र तबस्सुम से हुई खास बातचीत। मिस्टर अबूज़र तबस्सुम, आपका मेरे शो द मुदस्सिर टॉक शो में वेलकम है, स्वागत है, खैर मकदम है। मैं चाहूँगा, मेरे शो का फॉर्मेट है कि मेरे दर्शक आपके बारे में जानें, तो सबसे पहले आप शुरुआत अपने इंट्रोडक्शन से करें। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। मेरा नाम अबूज़र तबस्सुम है। मैं बेसिकली कटिहार डिस्ट्रिक्ट के धूमनगर गांव से बिलोंग करता हूं, बट बहुत ही बचपन के दिनों से ही मैं उधर ही रहना हो रहा है, किशनगंज में। पहले बिकॉज बिकॉज ऑफ द जॉब ऑफ माय फादर, ही हैज बीन अ टीचर इन सोनता हाई स्कूल। सो बचपन के दिनों से उनके साथ ही हम सोनता में रह रहे थे, उनके साथ हॉस्टल में। और फिर वहीं पे पढ़ाई वगैरह शुरुआत के दिनों में वहीं पे होती थी। शुरू में अल हिलाल एकेडमी एक स्कूल था वहीं पे सोनता में, तो उसमें पढ़ाई हुई। और उसके बाद सोनता मिडिल स्कूल में पढ़ाई हुई। और देन आई मूव टू किशनगंज व्हेन आई वाज इन क्लास 6। और फिर किशनगंज में शुरू में तौहीद एकेडमी में पढ़ाई की 1 साल। उसके बाद फिर देन आई मूव टू ओरिएंटल पब्लिक स्कूल किशनगंज। और उसके बाद फिर क्लास 10 तक ओपीएस में ही पढ़ाई की, ओरिएंटल पब्लिक स्कूल में। एंड देन आफ्टर दैट आई मूव टू कोटा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेई, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। देन वेस्ट बंगाल इंजीनियरिंग में हुआ, तो आई टूक एडमिशन इन डॉक्टर बीसी राव इंजीनियरिंग कॉलेज दुर्गापुर। वहाँ से मैंने फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीटेक किया। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद फिर मैं बैंगलोर गया और बैंगलोर में जॉब भी किया कुछ दिनों, बट आई डिड नॉट कंटिन्यू फॉर टू लॉन्ग, ज़्यादा लंबा नहीं किया। फिर मैं वापस दिल्ली आ गया। और इस दरमियान जो था ड्यू प्रोसेस, जो लिखने का जो इंटरेस्ट था वो साथ साथ चलता रहता था। और फिर दिल्ली आने के बाद फिर वहाँ पे मैंने कुछ दिनों तक प्रिपरेशन भी की। और फिर साथ में जो लिखने का जो बाकायदा एक शेड्यूल था वो स्टार्ट हुआ वहाँ पे दिल्ली में सिस्टमेटिक तरीके से। इस इंटरव्यू को जो करने का एक मकसद था, जो इसका गोल है कि हम आपकी किताब के बारे में बात करेंगे। जो किताब काफ़ी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है, काफ़ी लोग पढ़ रहे हैं, उसको पसंद कर रहे हैं, उस पर हम अगले सेगमेंट में बात करेंगे। क्योंकि उससे पहले जो आपको लिखने का शौक क्या अपने स्कूल टाइम से था, या फिर आपने कॉलेज में आकर जब इंजीनियरिंग कर रहे तब आपको ये शौक जागा, और कहाँ से ख्याल में आया? कि जहाँ तक लिखने की बात है, स्कूल के टाइम में लिखते थे, लिखना अच्छा लगता था। इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट जो है पसंद था, बिकॉज माई फादर इज ऑल्सो इज इंग्लिश टीचर। क्योंकि 6 में जब मैं किशनगंज आया था, उससे पहले मैं बिहार बोर्ड में पढ़ता था, तो कोई स्कूलिंग वैसा नहीं था। हाँ, लेकिन ये था कि मेरे फादर घर पे इंग्लिश मुझे पढ़ाते थे, तो लिखना वगैरह होता था, ट्रांसलेशन वगैरह पढ़ाते थे। बट वो लिखना एक अलग था। क्रिएटिव राइटिंग जो बाद में मैंने स्टार्ट की, दैट वाज डिफरेंट, एंटायरली डिफरेंट फील्ड। हाँ, लेकिन लिखते थे बचपन में, स्कूल के दिनों में ही लिखना होता था, ऐसे वगैरह लिखना, ये सब तो लिखना हो रहा था। बट तब ये नहीं पता था कि इसको जो है इतना पैशनेटली मैं फॉलो करूंगा आगे।
हाँ, लेकिन कॉलेज में जाने के बाद भी लिखना, जैसे कॉलेज मैगजीन में हो गया या फिर दूसरे कॉलेजेस के जो इवेंट्स होते हैं, जैसे आईआईटी खड़गपुर वहाँ से काफी नजदीक होता था, तो वहाँ पे अक्सर जाना वगैरह होता था। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जो पहला ब्रेक मुझे मिला मतलब लिखने की फील्ड में, अगर कोई पहला अचीवमेंट अगर कहना चाहे तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू आईआईटी खड़गपुर। एक उस टाइम जब 2013 में आई थिंक दिल्ली गैंगरेप का केस जो था काफी हाइप पे था, और उस पे जो है एक आईआईटी खड़गपुर में कल्चरल फेस्ट हो रहा था, तो उन्होंने कहा था कि एक इस पे हार्ड टॉक आर्टिकल लिखना है, मतलब हार्ड टॉक मतलब क्रिटिकल एनालिसिस। So at that time, I wrote a hard talk article, keeping in mind all the things, all the whatever was happening in the country at that time. Because उस टाइम कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था सरकार का इसको लेके, और बहुत ज्यादा हाइप था, लोग सड़कों पे थे। तो सारी चीजों को लिखना था, तो मेरे लिए मतलब एक पहला सिस्टमेटिक जो लिखना था, ऐसे कॉपी में लिखना और खुद ही प्रेस करना कि हाँ मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूँ, तो वो तो एक अलग चीज है। हर कोई लिखता है तो हर किसी को लगता है कि बहुत अच्छा लिख रहा हूँ, बट बाय द टाइम जब तक उसको बाकी लोग पढ़े नहीं और उसको अप्रिशिएट नहीं करते, तब तक आपको नहीं पता होता कि आप बेसिकली लिख कैसा रहे। तो फर्स्ट टाइम वो था कि वो फिर आईआईटी खड़गपुर में मैं लेके गया वहाँ के कल्चरल फेस्ट में, और फिर वहाँ के वो जो मैगजीन है कॉलेज मैगजीन, उसके लिए वो सेलेक्ट हुआ, और फिर उस आर्टिकल के बेसिस पे मुझे द हिंदू में इंटर्नशिप भी मिली। और इसका ये था कि जब आपने मुझे रिकमेंड किया था कि मैं कर सकता हूँ, फिर जियाउल सलाम साहब की, यू गेव मी द कॉन्टैक्ट एंड आई सेंट हिम दैट आर्टिकल ओनली, वही आर्टिकल मैंने उन्हें मेल किया था, एंड इमीडिएटली ही रिप्लाइड मी बैक इन द मेल दैट कम टू दिल्ली सून, तुरंत आ जाइए। तो ये वही आर्टिकल था जो उन्होंने भी बहुत पसंद किया था। दैट वाज द फर्स्ट ब्रेक, इन 2013 इट वाज। तो ओके फिर मैं ओके तो कॉलेज छोड़ छाड़ के, मतलब दैट वाज माय फिफ्थ सेमेस्टर, पहला 5वां सेम चल रहा था मेरा, और फिर मैं कॉलेज से मैं शिफ्ट करके फिर मैं दिल्ली गया, फिर वो पूरा जो प्रोसेस था वहाँ पे वो हुआ। ओके 2013 जो आपने बताया कि वो एक ब्रेक थ्रू आपके लिए था कि आपको एक टॉपिक आपको जी मिला, काफी बर्निंग टॉपिक था, मच टॉक अबाउट टॉपिक था, और फिर जो आपने एक्सपीरियंसेस अपने घर में, आप समझ सकते हैं कि आपका जो इनिशियल आपकी बिगनिंग घर से हुई। आपके फादर खुद इंग्लिश पढ़ाते थे, उनसे आपने पढ़ा, क्योंकि बिहार बोर्ड जिसकी आप बात कर रहे हैं, जी बिहार बोर्ड हो या ओरिएंटल हो, और जहाँ से जी आपने पढ़ाई की है उस जी माहौल में इंग्लिश को लेके इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता नहीं है, इंग्लिश एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। और फिर आप जी जी एक जी जी फिक्शन बिल्कुल। पे नॉवेल लिखते हैं और वो नॉवेल पब्लिश भी होता है। ये कोई आसान टास्क नहीं है। जी बोलने में तो काफी आसान लगता है कि मैं लिख रहा था, मेरी आर्टिकल लोगों को पसंद आई आईआईटी से, फिर वहां से जियाउल सलाम ने देखा, जियाउल सलाम साहब ने फिर आपको कॉल किया। लेकिन कभी कब आपके मन में आया कि मुझे एक नॉवेल लिखना चाहिए, और ये आपने कैसे प्लान किया? क्या ये आर्टिकल्स लिखते लिखते प्लान में आया या शुरू से भी आप सोच रहे थे? इस पे आप बताएं। अब शुरुआत में मैं लिख रहा था, जैसे शॉर्ट स्टोरीज लिखता था, पर शुरू में कभी हिम्मत नहीं हुई कि एक बिल्कुल फुल लेंथ नॉवल लिखना, क्योंकि अगर एक फुल लेंथ नॉवल होगी तो कम से कम 250-300 पेज की होगी, लगभग 60,000-70,000 वर्ड्स की होगी। तो शुरुआत में था कि मैं स्मॉल शॉर्ट स्टोरीज लिखता था, और वो जगह जगह पे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म पब्लिश होते थे। कभी कभी अब मेरा जो ब्लॉग्स था अपना, उस पर मैं लिखता था और उस पर पब्लिश होता था। तो लेकिन जैसे कुछ कुछ स्टोरीज में लिख लिया था काफी, लगभग 10-12-13 स्टोरीज जब कलेक्ट हो गई थी, तो मुझे लगा कि कॉलेज में था उस टाइम, तो कॉलेज में शुरू से जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में काफी ज्यादा मतलब इंटरेस्ट लेता था मैं। मतलब फॉर नो ऑफेंस टू द एकेडमिक्स, एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट है, पर क्लासेस के अलावा जो बाकी चीजें हैं उसमें, जैसे कि कॉलेज का कल्चरल फेस्ट हो गया, या फिर कॉलेज का टेक्निकल फेस्ट हो गया, या फिर जहाँ पे जो लिखने वाला काम है या फिर उस तरह का, तो वहां से ये लगा कि इसको थोड़ा सा एक्सट्रापोलेट करके इसको आगे बढ़ा सकते हैं अगर, तो उस पर थोड़ा सा काम करना शुरू किया। तो हल्का फुल्का मैं इसमें एडिटिंग करने लगा कि इसमें इसको कैसे और चेंज कर सकते हैं, और फिर वो लिखने का जो है पूरा प्रोसेस उसको हल्का सा, फिर जब 2015 के आसपास जो है लगा कि इसको एक आई शुड गिव इट अ ट्राई टू मेक इट इनटू द फॉर्म ऑफ अ बुक। तो तब वो प्रोसेस फुल फ्लेजेड शुरू हुआ मेरा। लेकिन तब नहीं पता नहीं था कि ये जो है कितनी मुश्किल आने वाली है आगे, बस तब शुरू कर दिया तो कर दिया। लेकिन जो मेन जो काम हुआ वो मैं कहना चाहूंगा कि जो लॉकडाउन था, फर्स्ट लॉकडाउन जब पहली बार लगा, तब मैं दिल्ली में था, तो आई गॉट एम्पल टाइम टू एडिट माई सेल्फ, जो भी मैंने लिखा था उस टाइम तक, उसकी जो पूरी एडिटिंग है वो। और जो लोग लिखते हैं और जो लोग पब्लिशिंग इस फील्ड से होंगे उनको पता होगा कि
मतलब लिखने से ज़्यादा तो एडिटिंग इंपॉर्टेंट है। तो मैं लिख दिया था, फर्स्ट स्केच वो मेरा था, फर्स्ट ड्राफ्ट था वो, मुझे खुद नहीं पता था कि वो कैसा है। और वो मैं फिर उसको बार बार पढ़ता, फिर उसको एडिटिंग करता, बार बार पढ़ता, बार बार एडिटिंग करता। तो बहुत ही रिग्रेस प्रोसेस रहा वो। जो दिल्ली का जो मैं था उस वक्त, और जो पहला लॉकडाउन लगा था अप्रोक्स आई थिंक मंथ ऑफ मार्च, तो मार्च मार्च में शायद लगा 2020। था। और उसके बाद जो वो 6 महीना रहा, या तो अगला जो 6 महीना रहा, दैट वाज कंप्लीटली डिवोटेड टू दिस बुक। मतलब 6 महीने रिग्रेस, 18-18 घंटे मैंने एडिटिंग में लगाए उस बुक की। और जब तक मैं कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो मैं बार बार उसको एडिट करता, बार बार एडिट करता, बार बार एडिट करता। कुछ हटाना है, कुछ ऐड करना है, तो वो सारा प्रोसेस जो है, और फिर वो पूरा प्रोसेस चलता रहा वो। लेकिन लिखने का प्रोसेस था वो हुआ फिर। और उसके बाद जो वो खत्म हुआ, तो फिर पब्लिशिंग का जो है अपना वो स्ट्रगल था, उसमें एक अपना उसकी अलग कहानी है फिर। तो जब लिखने का प्रोसेस था, तो ऑलमोस्ट मेरा फाइनल हो गया था 2020 के लास्ट लास्ट तक। ऑलमोस्ट ये फाइनल हो गया था, मतलब 7 महीने। मार्च से मैंने स्टार्ट किया रिग्रेस, तो मार्च से लेके दिसंबर तक ऑलमोस्ट 7 महीने में, 7-8 महीने में लगभग खत्म हो चुका था एडिटिंग वाला पार्ट। और मार्च 2020 से पहले मैंने लिखने का काम कर लिया था। मतलब मिला लीजिए, आपके 3 साल मान लीजिए लिखने में लग गए मेरे। 3 साल क्योंकि उस लगे टाइम आपको बहुत लिखने में? सीरियस राइटिंग नहीं था, कोई राइटिंग हम्म। रूटीन वैसा फॉलो। जी जी, 3 साल लगभग लिखने में लग गए, और 7 महीने एडिटिंग के मान लीजिए, पूरा रिग्रेस हाँ। एडिटिंग हुआ ये। तो ये पूरा हाँ, रूटीन रहा। उसके बाद जो है फिर पब्लिशिंग का स्ट्रगल स्टार्ट हुआ उसके बाद आगे। आप लकी रह गए कि आपको पब्लिशर मिल गए, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और किताब आपकी काफ़ी मकबूल भी हुई। जी अगला क्वेश्चन मेरा बुक के बारे में, कि आपने किसके बारे में लिखा है? क्या उसमें कुछ अपनी जी। स्टोरी है, या फिर आपने पूरी की पूरी स्टोरी एक फिक्शन के तौर पे तैयार किया है? वो आप हमें अपने नॉवल के बारे में, जो टू फेसेस आपके नॉवल है, उसके बारे में बताएं। हाँ, बेसिकली ये तो दिस इज अ बुक ऑफ वर्क ऑफ फिक्शन। लेकिन मतलब ऑथर्स जैसे कहते हैं कि फिक्शन तो फिक्शन है, लेकिन इट इज ऑलवेज इंस्पायर्ड फ्रॉम समथिंग, समथिंग दैट हैपेंड इन योर लाइफ और एनीथिंग, बट क्लोजली रिलेटेड तो नहीं है। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि इस बुक में 10 चैप्टर्स हैं और 10 स्टोरीज है। और हर स्टोरीज जो है एट लेंथ डिस्क्राइब्स डिफरेंट थिंग्स दैट वन कैन रिलेट टू सम फेजेस ऑफ देयर लाइफ। और 10 चैप्टर का थीम्स जो है डिफरेंट है एक दूसरे से। इट इज नॉट अ कंप्लीट वन स्टोरी टाइप नॉवल, दिस इट कंटेन्स 10 चैप्टर्स, और हर चैप्टर्स में जो है अलग प्लॉट्स हैं और अलग ये हैं। तो सबसे पहली बात, तो लोग जो है इस बुक के बारे में पूछते हैं कि टू फेस्ड इसका नाम है, मतलब ये जरूर कोई एक ऐसे आदमी के बारे में होगा जो दोहरे कैरेक्टर का होगा, दोगला होगा, इस तरह का। बट आई आंसर टू सच टाइप ऑफ थिंग कि नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं कि ये एक नैरो डेफिनेशन हुआ इस बुक की के बारे में कि हाँ एक ऐसा हो सकता है। बट इसको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में सोच के लिखा गया है। कि मेरा मानना था शुरू में जब मैं लिख रहा था कि, और जब इसका नाम भी दिया गया कि आई थिंक दैट वर्ल्ड इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ वॉर। मतलब अलग अलग लड़ाइयां दुनिया में हमेशा चल रही है, चाहे वो ऊंच नीच की लड़ाई चल रही हो, या फिर अमीर गरीब की लड़ाई चल रही हो, या फिर हमारे अंदर की लड़ाई चल रही हो, या फिर इमोशनल कश्मकश हो, रिश्तों की लड़ाई हो, समाज की क्लास कन्फ्लिक्ट हो, सब क्लास की लड़ाई हो, मोहब्बतों की लड़ाई हो, ईगो की लड़ाई हो, या फिर रीति रिवाजों की लड़ाई हो। तो ये एक टू वर्ल्ड टू स्टेट जो है ये हमेशा चलता रहता है हमारे साथ साथ, हमारी सोसाइटी में ही चलता है। तो इसलिए कहते हैं कि द सोसाइटी इज ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट, या फिर कहें कि वर्ल्ड इज ऑलवेज इन स्टेट ऑफ वॉर। तो वार है किसके बीच में? ये दो चीजें पैरेलल हमेशा चलती है। तो दो ये पहलू। चीजें आपको जो है जब, जी जी, दो पहलू। तो कहानियों में ये दो पहलू जो है जब क्लोजली आप घुसेंगे कहानियों में, चैप्टर्स में, तो बिल्कुल दिखेगा, हर स्टोरीज में ये चीजें दिखेंगी। और कहानी में जो है ये वर्क ऑफ फिक्शन है, नो डाउट, बट ये रियलिटी से बहुत ज्यादा मतलब क्लोज है। बहुत सारे रीडर्स ने कहा भी कि कभी कभी तो लगता नहीं है कि इट इज अ वर्क ऑफ फिक्शन, लगता है कि बिकॉज इट हैज ब्रिज द गैप बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी। मतलब कभी ओके। कभी लगता है कि पता नहीं किसकी कहानी है, हमारे पड़ोस में हो सकता है कि किसी की स्टोरी हो, इतना ये रियलिटी से क्लोज लगता है। तो ये चीजें हैं। और फिर जैसे अलग अलग चैप्टर्स इसमें अलग अलग स्टोरीज हैं, अलग अलग इसमें कुछ स्टोरीज जो है वो हमारे इंडिया के बाहर के प्लॉट्स पे भी बेस्ड हैं। जैसे एक चैप्टर का नाम है द फॉरगॉटन रिफ्यूजी। तो वो मैं इंस्पायर हुआ था, जो सीरियन क्राइसिस चल रहा था, मैं उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर करता था बहुत दिनों से, बहुत जमाने से। तो मेरे मन में हमेशा था कि इस पे मतलब कुछ लिखना है। मतलब पहले तो था कि इस पे एक बुक लिखनी है पूरी। फिर जब मैं इस बुक पे काम कर रहा था, फिर लगा कि आई शुड गिव इट अ प्लेस इन द फॉर्म ऑफ अ चैप्टर। एक ऐसा कुछ लिखना है इस पे कि जो पूरा जो सीरियन क्राइसिस है उसको किस तरह से चल रहा है,
और जो एक ह्यूमैनिटेरियन एंगल है उसका, कि वहाँ के लोगों के बारे में, जो पॉलिटिकल एंगल है उसको पता है बहुत किसी को कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और पॉलिटिकल स्ट्रगल्स फॉर स्पेस, वो तो चलता रहता है हमेशा। एवरीवन वांट्स अ पावर शेयर इन द पॉलिटिक्स, तो वो तो है। लेकिन जो ह्यूमैनिटेरियन एंगल से या जो लोग हैं, तो वो एक परिवार की कहानी, उसको मैंने दिखाने की कोशिश की कि उसके साथ वहाँ पे क्या क्या होता है और किस तरह की स्ट्रगल्स होती है वहाँ पे, उसके रिलीजन को लेके, उसके धर्म को लेके, उसके नाम को लेके, और फिर किस तरह से उसको लोग निकल के बाहर आते हैं। उस भी चीजों को वो भी दिखाया गया है कि मतलब आदमी होपलेस ना हो, मतलब एट द एंड ऑफ द ओके। डे यू शुड टेक सम होप आउट ऑफ दैट। 10 चैप्टर्स आपने बताया कि बुक में है, और एक अलग ही स्टोरी जो इंटरनेशनल जी पर्सपेक्टिव को भी आपने पेश किया है, जो सिक्के के दो पहलू जो आम भाषा में जी जी। बोले वो दो पहलू आपने दिखाने की कोशिश की है। तो इस बुक को लेकर, पहली बुक है आपकी, डेब्यू बुक है, काफी दिल के करीब होता है। हमें बताएं कि कितनी कॉपीज इसकी बिकी है और कितने तरह के अवार्ड्स आपको मिले हैं इस बुक के लिए अब तक। अवार्ड्स की बात है तो अभी जैसे बेस्ट डेब्यू ऑथर का अवार्ड जो है वो कुछ दिनों पहले मुझे मिला था, एक ऑर्गेनाइजेशन है कोलकाता की उसकी तरफ से। उसके बाद फिर अभी साहित्य को सम्मान से भी नवाजा गया है। तो अभी क्योंकि सारा शो ऑफलाइन हो रहा है तो मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, तो मतलब उसका एक अलग मजा है, वो उसको मिस कर रहा हूँ मैं अभी तो इस पैंडेमिक में। मतलब अवार्ड्स बस बस अब पता चलता है कि हाँ मिल रहा है, और डिजिटल ऑनलाइन। इवेंट्स में ही जो है। अभी जयपुर, जी जी ऑनलाइन, अभी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल होना था फरवरी में, मेरी बुक वहाँ के लिए नॉमिनेट हुई है, तो वो ओके। अभी कैंसिल हो गया। वो ऑफलाइन होना था जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, तो फिर ये थर्ड वेव आ गया। तो फरवरी में शेड्यूल था, तो मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल में होगा, तो वो शायद ऑफलाइन हो, तो वहाँ पे मैं जाऊँगा। और फिर अभी इंटरनेशनल बुक फेयर दिल्ली में होना है, तो उसके लिए भी बुक मेरी नॉमिनेटेड है, तो वहाँ भी जो है मेरी बुक जाएगी इंटरनेशनल बुक फेयर में, ये है। और जहाँ तक कॉपीज की बात है, कॉपी अच्छी खासी सेल हुई, एग्जैक्ट नंबर तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द पब्लिशर ऑथर कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ओके। लेकिन हाँ ये अच्छा खासा नंबर जो इसका सेल हो चुका है, अप्रोक्स 10,000 पार ही होगा। ठीक है, तो ओके। ये चीज है, लेकिन एग्जैक्ट नंबर तो नहीं डिस्क्लोज कर सकते हैं, तो ये चीजें हैं। हाँ, जैसा कि आपने कहा 10,000 प्लस, बहुत अच्छा नंबर है। डेब्यू राइटर आप, और ऑनलाइन भी काफी लोगों ने डाउनलोड करके पढ़ा होगा, अमेजोन पे पढ़ा होगा। इंटरव्यू को खत्म करने से पहले जो कंक्लूडिंग रिमार्क मैं आपसे चाहूंगा ही, और उसके साथ साथ, क्या अब आप फुल टाइम राइटर ऑथर हैं, या उसके साथ साथ उसको लेके चलना चाहते हैं? क्योंकि आपके पास जो डिग्री है वो, जहाँ तक है कि बीटेक की डिग्री है, आप टेक्निकल फील्ड से हैं, और बीटेक वाले तो ऐसे भी हर फील्ड में कमाल करते हैं, खास राइटिंग और क्रिएटिव जहाँ वर्क आता है। तो क्या आपने फुल टाइम अपने को डेडिकेट कर दिया है राइटिंग में, या कुछ और भी आपके मन में प्लान चल रहा है? और जी मैं अभी बल्क ऑफ द टाइम जो है मेरा राइटिंग में ही जाता है। उसके अलावा मुझे एजुकेशन के फील्ड में जो है मैं थोड़ी रुचि लेता हूँ, तो पढ़ाने वगैरह का काम, पठन पाठन का काम, उसमें जो मेरा थोड़ा टाइम मिलता है उसमें मैं वक्त देता हूँ कुछ। और बाकी जो राइटिंग का काम है वो तो चल रहा है, राइटिंग रूटीन को फॉलो करता हूँ। पहले फर्स्ट बुक में जो चीज़ें सीखी है मैंने, कि रैंडमली लिखता था, कोई राइटिंग रूटीन को फॉलो नहीं करता था मैं, जब मन किया लिखा, जब मन किया नहीं लिखा, तो इसलिए थोड़ा वक्त ज़्यादा लग गया। जो 3 साल लगा वो 2 साल में होना चाहिए था। तो जो है अब मैं एक राइटिंग रूटीन फॉलो करता हूँ, टाइम कब लिखना है तो वो वक्त फिक्स्ड है, उस पर मैं हूँ। और बाकी जो वक्त मुझे मिलता है उसमें जो पढ़ाने का काम है वो, उसमें मुझे रुचि है, तो वो मैं कर रहा हूँ फिलहाल। जाते जाते मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जो ऑथर्स अभी मतलब लिख रहे हैं या फिर लिखने की सोच रहे हैं, उनके लिए मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि मैं जब लिख रहा था तो मुझे लगता था कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो लिखते वक्त और लिखने के बाद जो पब्लिशिंग का काम है, उसमें आपको पेशेंस बहुत जरूरी है, वरना जो है यू विल एंड अप इन अ मेस, आपकी जो किताब है पूरी बर्बाद हो जाएगी वो। क्योंकि जो राइटिंग के बाद पब्लिशिंग के सामने पिच करने में भी मुझे लगभग 6 से 8 महीने लगे, और हर दिन हर रात मुझे ये लगता था कि अब मैं लूज कर रहा हूँ खुद को, अब मतलब अब नहीं हो रहा है, अब मैं किसी सेल्फ पब्लिशर के पास जाऊंगा, उसे मैं पैसे दूंगा और मैं अपनी बुक पब्लिश करा लूंगा। लेकिन ये था कि उसका कोई फायदा नहीं होता, मैंने पढ़ रखा था, क्योंकि जो मेरी बुक पब्लिश हुई है ये एक ट्रेडिशनल पब्लिशर के द्वारा हुई है। तो ट्रेडिशनल पब्लिशर में क्या होता है कि पब्लिशर टेक केयर ऑफ एवरीथिंग अबाउट योर बुक, मार्केटिंग से लेके हर चीज के बारे में पब्लिशर ख्याल रखेगा। बट द थिंग इज दैट कि इसमें स्क्रीनिंग बहुत टफ होती है, क्राइटेरिया बहुत टफ होती है, कंटेंट जो है अप टू द मार्क होना चाहिए, तभी वो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। और एक नया ऑथर के लिए तो बिल्कुल ही वो लोग रिस्क नहीं लेंगे, बिकॉज बिकॉज दे विल इन्वेस्ट मनी ऑन यू। तो कंटेंट जो है बहुत स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। तो कई बार जो है हम लोग बहुत जल्दी एक रिजेक्शन, दो रिजेक्शन, मुझे भी लगभग 27-28 जगह से रिजेक्शन हुआ पहले,
मेल करता था और अब उधर से मेल आता था कि सॉरी वी कैन नॉट टेक फॉरवर्ड दिस बुक। तो ये सब बहुत दिनों तक चला, 6 7 8 महीने लगा, और फिर बीच में मुझे बहुत बार लगा कि अब जो है इसको गिव अप करते हैं और किसी सब पब्लिशर के पास जाके इसको पब्लिश करा देते हैं। तो जो नए ऑथर्स हैं, जो लोग लिख रहे हैं अभी फिलहाल, तो पहले लिखने का काम कंप्लीट कर लें, ये एक अलग काम है, और पब्लिशिंग जो है वो एक अलग काम है, दोनों अलग अलग काम है। तो एक बार जब लिखने का काम आपका कंप्लीट हो जाए, फिर आप पब्लिशर के पास जाइए और जो है पिच करते रहिए। आपको अगर लगता है कि आपके कंटेंट में दम है एंड यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, तो कोई ना कोई पब्लिशर मिलेगा जो आपके कंटेंट में इंटरेस्टेड होगा और जो है वो आपको उसको पब्लिश करने के लिए रेडी होगा। लेकिन आपको गिव अप नहीं करना। आप अगर पैसे देके पब्लिश कराइएगा तो कुछ नहीं होगा, और जो है ज्यादा उसके लिए फिर सारा मेहनत, हाँ सेल्फ पब्लिशिंग भी करा सकते हैं, नो ऑफेंस जो लोग कराते हैं, लेकिन उसके लिए रिसोर्स होना चाहिए। उतने पैसे आपके पास हैं कि नहीं है मार्केटिंग के लिए, उतना आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उतना आपकी रीच है कि नहीं है। वरना फिर आप अगर इफ यू आर नो बडी, जैसे मैं था, मैं अगर सेल्फ पब्लिश कराता तो मेरे पास उतना पैसे भी नहीं थे, मार्केटिंग कहाँ से करता, 10 लाख रुपया 5 लाख रुपया कहाँ से लाता मैं मार्केटिंग के लिए। तो बस फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वो चीज़ है, फिर मार्केटिंग आप कर नहीं पाएंगे तो फिर सेल नहीं होगी बुक। तो इसलिए जो है उस चीज को आपको पेशेंस लूज नहीं करना है, पेशेंस बिल्कुल बना के रखिए, 1 साल भी लगे तो लगे, दैट टाइम इज वर्थ इट। वो इंतजार जो है आपके लिए पे ऑफ ही करेगा लास्ट में। बेसब्री जो है इसमें बहुत नुकसान आपको कर सकता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा जो लोग अभी लिख रहे हैं या आगे पब्लिश करने के बारे में सोच रहे हैं इन फ्यूचर। चलिए मिस्टर अबूजर तबस्सुम, काफ़ी अच्छा कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपने दिया। ये बहुत ही बेनिफिशियल फ्रूटफुल होगा जो लोग भी लिख रहे हैं, लिखने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। मुझे ये उम्मीद है, यूँ कहें कि पूरा यकीन है कि मिस्टर अबूज़र तबस्सुम की बातों को सुनकर वो लोग जो राइटर बनना चाहते हैं, कोशिश किया है अलग अलग लेवल पे आपने, लेकिन कहीं ना कहीं आप चूक गए हैं। तो इस इंटरव्यू को देखने के बाद आपको एक नई ऊर्जा मिली होगी, एनर्जी मिली होगी कि आप भी राइटिंग कर सकते हैं, आप भी किताबें छपवा सकते हैं। दामोदर टॉक शो के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो दूसरों से शेयर कीजिए इस वीडियो को। अपने कमेंट फीडबैक आप दे सकते हैं, आप मिस्टर अबूज़र तबस्सुम से कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनके डिटेल्स दिए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल, ऑल द बेस्ट। शब बखैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट।